अगर आज की तारीख में, ये सवाल 2025 के पहले मैं पूछ रही हूँ कि अगर आज की तारीख में नीतीश कुमार आपके साथ आ जाते हैं तो आप उनको माफ़ कर देंगे और साथ सरकार चलाएंगे? देखिए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ही इज टायर्ड। और अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं रह गई कि वो बिहार चला सकें। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। राजनीति के जो थोड़े भी समझदार लोग हैं वे साफ साफ बता सकते हैं कि नीतीश कुमार को बचाए रखना, इनके कद को बरकरार रखना केवल एक व्यक्ति के हाथ में है, और वो है लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी। जब तक भाजपा को लगेगा कि ये एनडीए के खेमे से निकलेंगे तो भी सीएम बने रहेंगे, आरजेडी इनका समर्थन कर देगी, तभी तक बीजेपी भी इनको सीएम बनाकर बैठाई हुई है। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, नीतीश कुमार ने क्या बहुत देर कर दी? क्या तेजस्वी ने जो नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर दिए उससे बीजेपी ने नीतीश कुमार को बहुत हल्का मान लिया? या क्या नीतीश कुमार स्वयं अब हल्के हो गए? क्या उनकी राजनीति की पारी का यह आखिरी दौर है? दोस्तों, हुआ यह है कि आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी लंबे समय से यह संकेत दे रहे थे कि वे बीजेपी को थोड़ा दूर कर रहे हैं। इनके आचरणों से साफ दिख रहा था कि बीजेपी के साथ इनका रिश्ता सहज नहीं है। जिस प्रकार से भाजपा के कुछ नेताओं के बयान आए थे जिसमें बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार की कामना की गई थी, उसी तरह से नीतीश कुमार जी भी जो अकेले प्रगति यात्रा पर चल दिए थे, इससे साफ दिख रहा था कि भाजपा और नीतीश कुमार के संबंध सही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने खुलकर भले नहीं विरोध किया, फिर भी इन्होंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। नीतीश कुमार ने न केवल मौन व्रत धारण कर लिया बल्कि इन्होंने बीजेपी को उपेक्षित करना शुरू किया। जब इन्होंने बीजेपी की उपेक्षा की, खासकर अकेले इन्होंने प्रगति यात्रा शुरू कर दी, जगह जगह बाबा साहब की मूर्ति पर नमन करना शुरू कर दिया। जहां कहीं भी जा रहे थे जो इनकी पिक्चर्स आ रही थी वो सब बाबा साहब की फोटो स्वीकार करते हुए आ रही थी। इससे बीजेपी घबरा गई। उसको लगा कि नीतीश कुमार को कहीं इंडिया गठबंधन बुला न ले और कहीं ये उधर चले न जाए। ऐसी बहुत सारी खबरें भी चलने लगी। इसी बीच गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात करी। विजय सिन्हा ने भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तो इनको सुशासन बाबू समझा था और इसी नाते इनके नेतृत्व में बहुत विकास हो रहा है। इधर जीतन राम मांझी जी ने भी इनकी बड़ी तारीफ की और यह साफ घोषणा की कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी 2025 में चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इतने भर से अटकलें और कयासबाजियां बंद नहीं हुई और बंद होने का कोई आधार भी नहीं था। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने मौन व्रत धारण कर रखा था। इसी बीच मनमोहन सिंह जी के गुजर जाने पर उनको श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से, उनके परिजनों को शोक संवेदना देने के लिए जब नीतीश कुमार जी बिहार से दिल्ली गए, तब यह माना जा रहा था कि संभवतः कांग्रेस के बड़े नेताओं से इनकी कोई डील हो, कोई बात हो, या फिर वहां जाने पर मोदी जी से या अमित शाह जी से इनकी मुलाकात हो। लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ और इनको बैरंग हाथ बिहार लौटते देखा गया है। जबकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली गए और श्रद्धांजलि देकर लौट आए। ये बाकायदा वहां कम से कम 1.5 दिन तक रुके हैं। इतने बड़े नेता का ऐसे वक्त पर दिल्ली जाना और वहां किसी से उसका मुलाकात न होना, यह साफ संदेश दे गया कि इंडिया गठबंधन में इनकी राहें बंद हैं। इससे कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने एबीपी न्यूज चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में एकदम स्पष्ट कह दिया कि नीतीश कुमार को समर्थन देने का मतलब है अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना। अगर आज की तारीख में, ये सवाल 2025 के पहले मैं पूछ रही हूँ कि अगर आज की तारीख में नीतीश कुमार आपके साथ आ जाते हैं तो आप उनको माफ़ कर देंगे और साथ सरकार चलाएंगे? देखिए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ही इज टायर्ड। और अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं रह गई कि वो बिहार चला सकें। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। और राजनीति के जो समझदार लोग हैं वो साफ साफ देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जब खत्म हो रहे हैं राजनीति में, वैसे कोई बात राजनीति में निश्चित नहीं होती है, लेकिन जो इस समय दिख रहा है
राजनीति के जो थोड़े भी समझदार लोग हैं वे साफ साफ बता सकते हैं कि नीतीश कुमार को बचाए रखना, इनके कद को बरकरार रखना केवल एक व्यक्ति के हाथ में है और वो है लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी। जब तक भाजपा को लगेगा कि ये एनडीए के खेमे से निकलेंगे तो भी सीएम बने रहेंगे, आरजेडी इनका समर्थन कर देगी, तभी तक बीजेपी भी इनको सीएम बनाकर बैठाई हुई है। ये जान लीजिए दोस्तों, जिस दिन बीजेपी को लग जाएगा कि आरजेडी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से इनके सीएम बनने के रास्ते बंद हैं, उस दिन बीजेपी इनको तवज्जो देना बंद कर देगी। और यही हुआ। तेजस्वी ने पहली बार, जब से वो राजनीति में आए हैं, पहली बार अपनी चाल बदल दी है और इसकी मैंने पूरी समीक्षा एक वीडियो में प्रस्तुत की है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको लगा कि जब से नीतीश कुमार का उदय हुआ है तब से आरजेडी कभी सत्ता में नहीं आ रही है, कम सीटें पाने के बावजूद भी, क्योंकि नीतीश कुमार की स्थिति उत्तर प्रदेश के बीएसपी की जैसी है कि भाजपा भले अधिक सीटें जीतती है लेकिन क्योंकि सपा और भाजपा की मिलीजुली सरकार बन नहीं सकती, इसलिए बसपा उसका फायदा उठाती थी और भले सरकार नहीं बनती थी लेकिन वो किसी को समर्थन नहीं देती थी। थक हार करके भाजपा को, मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता था। कुछ ऐसा ही खेल नीतीश कुमार जी वहां कर रहे थे। आरजेडी ने इस बात को भांप लिया, उसको लगा कि अगर हम ये दर्शा दें कि हम इनको समर्थन नहीं देंगे तो इस समय जितना ये कमजोर हो गए हैं भाजपा इनको निपटा देगी। और यही हुआ। जैसे ही तेजस्वी यादव का वह इंटरव्यू आया और भाजपा को यह समझ में आ गया कि अब इनकी दूसरे तरफ की रास्ते बंद हैं, वैसे ही दिल्ली जाने पर भी न तो इसको कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कोई भाव दिया और न ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इनसे मुलाकात करनी उचित समझी। ऐसे में अब नीतीश कुमार के लिए अपना वह स्तर बरकरार रखना जो अब तक 2005 से कायम रखे हुए थे, बहुत बड़ी चुनौती की बात होगी। आरजेडी की सोच यह है कि यदि नीतीश कुमार कमजोर हो जाते हैं और नाराज होकर बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो वोट बटेगा, और यदि वो बीजेपी के ही साथ रहते हैं तो तभी रहेंगे जब वो कमजोर बनकर रहेंगे। तो आरजेडी नीतीश कुमार की तरफ जाने वाले वोट को इनको बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी खेमे में होने का आरोप लगा करके अपने पाले में कर लेगी। क्योंकि दोस्तों अब तक के चुनाव में अगर देखिए तो कभी भी भाजपा पर इस तरह के लांछन नहीं थे जैसा अब लग गया है। ऐसे में जो कोई भाजपा के साथ रहेगा, आरजेडी या दूसरी पार्टी जो विरोध में लड़ रही होगी चुनाव, वो उस पर उस तरह के आरोप लगाएगी। किस पर? भाजपा के साथ खड़ी पार्टियों पर। और आरजेडी ने पिछले चुनावी अंकगणित से यह देख लिया है कि अगर 2% वोट भी उसके पास और आ गया तो उसकी 130 से 135 सीटें अपने आप आ जाएंगी। इसके अलावा अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा ये सब एक खेमे में रहेंगे तो इनमें सीटों के बंटवारों को लेकर के भी तू मैं हो सकती है। बिहार लोकसभा में 5 सीटें जीतने वाले चिराग पासवान के भी हौसले बुलंद हैं। जब ये सब लोग एक ही खेमे में रहेंगे तो इनमें सीटों के बंटवारों को लेकर के भी दिक्कतें हो सकती हैं। इन तमाम बातों को सोच करके, साथ ही यदि इनको कोई समर्थन न देने का संदेश तेजस्वी जी दे देते हैं तो मोदी सरकार का जो उनके परिवार पर सीबीआई या ईडी के जरिए हमला होता है उसमें भी कमी आएगी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी ने इनके लिए इंडिया गठबंधन में बतौर बिहार मुख्यमंत्री स्वीकार करने के लिए दरवाजे बंद कर दिए। अब नीतीश कुमार जी के पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है कि ये जहां हैं वहीं रहें, जब तक भाजपा इनको नहीं हटाती यानी सपोर्ट देती रहती है तब तक ये बिहार के सीएम रहें, अपने सीएम रहते हुए वहां चुनाव होने दें, चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा उसको उस अनुसार देखें। दूसरा है कि ये भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ लें, इस्तीफा दे दें और अलग हो जाए। तीसरा विकल्प है कि ये इस्तीफा दे दें, अलग हो जाएं
और तेजस्वी को सीएम बनने की पेशकश कर दें। ये तीसरा ही विकल्प ऐसा है जिस पर इनका कोई राजनीतिक वजूद बच पाएगा, अन्यथा पहले और दूसरे में इनका कोई राजनीतिक वजूद अब बचता नहीं दिख रहा है। क्योंकि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है दोस्तों। जिस समय बाबा साहब पर हमले को लेकर के अमित शाह को सब लोग घेरे हुए थे, उस समय यदि नीतीश कुमार खुलकर समर्थन करते या खुलकर विरोध करते, दोनों में से कुछ भी करते, तो इनकी एक स्थिति बनी रहती। जैसे नीतीश कुमार ने नोटबंदी का समर्थन कर दिया था, या नीतीश कुमार ने धारा 370 के हटाने का जबरदस्त समर्थन कर दिया था, तो नीतीश कुमार के समर्थन करते ही भाजपा के जो आलोचक होते हैं उनकी आलोचना की धार कम पड़ जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार को सेकुलर भी माना जाता है, सोशलिस्ट भी माना जाता है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी चुप रह गए, और यही कारण है कि फिर इनके लिए जैसे ही एक तरफ से दरवाजा बंद हुआ है, दूसरे तरफ से इनकी आवभगत लगभग ना के बराबर होती दिख रही है। राजनीति में किसी भी बात को निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक जो अनुमान लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूं वो सटीक बैठ रहा है। उम्मीद करता हूं कि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जो विश्लेषण मैं करूंगा वो सही साबित होता रहे। लेकिन फिर भी मैं कह दूं कि कोई भी अनुमान जो राजनीति में लगाया जाता है वो सही ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।